हेलो एवरीवन, दिस इज यूकी। उधर ब्लेक के ऑफिस में एक सर्वेंट ने उसे इन्फॉर्म किया। बात सुनते ही उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, मतलब उसकी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं है। अभी दरवाजा बंद ही हुआ था कि सरपेनिया उस पर झपट पड़ी। योर हाइनेस, मैंने आपको कितना मिस किया। ब्लेक ने उसे हल्के से खुद से दूर किया और टॉपिक पर आते हुए कहा, मैंने सुना तुम बीमार थी। इस पर वो तुरंत बोली, मैं तो बहुत डर गई थी। मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी और बदन में दर्द भी था। मुझे लगा था कि पैलेस आते ही हम बेड शेयर करेंगे। फिर वो मासूम बनते हुए बोली, अकेले सोना कितना स्केरी होता है ना। ये सुनते ही ब्लेक थोड़ा सकपका गया। वेट, बेड शेयर करना? सरपानिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोली, हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते थे, याद है ना। लेकिन बाहर से मासूम दिखने वाली सरपानिया अंदर ही अंदर स्मर्क कर रही थी। वो सोच रही थी, लायन टेल को जो मैंने पावर ऑफ लाइट दी थी उसके जरिए मैंने सब कुछ देखा है। हालांकि पिछले 1000 साल की यादें थोड़ी धुंधली और बिखरी हुई हैं, लेकिन अगर मैं चालाकी से एंथिया की मेमोरीज का फायदा उठाऊं तो इसे मुझ पर भरोसा हो ही जाएगा। ब्लेक ने उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए कहा, डायना कुछ ही हफ्तों में यहां आ जाएगी। वो अक्सर आती रहेगी तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगेगा। नाम सुनते ही सरपानिया ने पूछा, डायना? ब्लेक ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी छोटी बहन। ब्लेक ने बताया कि पिछले 7 सालों से वो अपनी बड़ी बहन को बहुत याद कर रही है। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं थी। उसने आगे कहा कि मैंने ही उससे कांटेक्ट करने में देरी कर दी क्योंकि उसने अपनी एकेडमी लौटने में पूरे 2 साल की देर कर दी थी। शुक्र है कि उसके बाद से उसके ग्रेड्स काफी अच्छे रहे हैं और उम्मीद है कि वो अपनी क्लास में टॉप करेगी। मेरा प्लान था कि उसके एग्जाम्स खत्म होते ही मैं उससे बात करूं। ये सुनकर सरपानिया ने तंज कसते हुए कहा, तो मतलब उसके लिए अपनी बहन से ज्यादा अपनी ग्रेजुएशन और टॉपर्स वाली लिस्ट जरूरी है। ब्लेक उसे गौर से देखने लगा। असली एंथिया कभी ऐसी बात नहीं कहती। सरपानिया ने अपनी बात जारी रखी, या शायद उसे जलन हो रही है। आखिर उसने आपको अपने पास रखने का मौका जो खो दिया है। ब्लेक ने बड़ी सख्ती से मना करते हुए कहा, नहीं डायना, वैसी बिल्कुल नहीं है। इस पर सरपानिया ने सवाल दागा, योर हाइनेस, कहीं आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? ब्लेक के पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसने मुड़ते हुए 2 टूक कहा, अगर तुम्हारी तबीयत अब ठीक है तो मैं चलता हूं। सरपानिया पीछे से आवाजें देती रह गई, लेकिन योर हाइनेस रुकिए तो सही। मगर वो नहीं रुका और वहां से चला गया। गुलाबों के बीच बैठी रोज सोच रही थी कि भले ही वो अपनी असली पहचान के बारे में कुछ खास नहीं लिख पा रही, पर उसने गौर किया कि वो आम सच लिख सकती है, जैसे कि लेमन जैम के साथ ब्लैक टी सबसे बेस्ट लगती है। उसने लिखने की कोशिश की कि मैं ब्लेक से प्यार करती हूँ, लेकिन लिख नहीं पाई। जैसा कि उसे डर था, वो अपनी भावनाओं को शब्दों में उतारने में नाकाम रही और उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। तभी ब्लेक हाथ में चाय लिए वहां पहुंचा। उसने बड़े प्यार से कहा, रोज, क्या तुम सुबह से पढ़ाई ही कर रही हो? जवाब में रोज ने सिर्फ अपने होंठ हिलाए, जिस पर उसने समझा और कहा, हाँ, मैं समझ गया। ब्लेक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। अगर तुम लिख नहीं पा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे होठों की मूवमेंट पढ़कर सब समझ सकता हूं। उसने रोज की लिखी हुई बातों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें पेरियोला की पत्तियां और लेमन जैम वाकई पसंद है। रोज ने धीरे से इशारा किया, हाँ, मुझे पसंद है। ब्लेक ने उसके बालों को सहलाते हुए बड़े रोमांटिक अंदाज में पूछा, आज तुम इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? अचानक मिली इस तारीफ से वो चौंक गई, तो उसने बात पूरी करते हुए कहा, वैसे तो तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती हो। उस पर रोज को लगा कि उसे देखकर मुस्कुराते हुए और ऐसी मीठी बातें करते हुए ब्लेक पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर ब्लेक ने उससे एक दिलचस्प बात पूछी, रोज, आज तुम्हारा अमोरिया कासल जाने के बारे में क्या ख्याल है? तुम पहले वहां नहीं जा पाई थी, ब्लेक ने आगे कहा। ग्रीन हाउस में बहुत सारी ताज़ा सब्जियां उगी हुई हैं। रोज ने हैरानी से पूछा, क्या मैं सच में जा सकती हूँ? वो मन ही मन सोचने लगी कि जब सेरा बिल्कुल एंथिया की तरह बनकर सामने आ चुकी है, फिर भी ये मुझे वापस वहां ले जाना चाहता है। तभी ब्लेक ने बड़े प्यार से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, बिल्कुल, जब तुम्हारा मन करे तुम वहां जा सकती हो। उसे देखते हुए रोज ने सोचा, कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है? जब भी मैं ब्लेक के साथ होती हूँ मैं खुद ब खुद एंथिया बन जाती हूँ। उसने धीरे से कहा, ठीक है, चलिए चलते हैं। दोनों ग्रीन हाउस पहुंचे। एंथिया ने गौर किया कि जो सब्जियां उसने उगाई थीं वे सब अब बहुत अच्छे से बढ़ रही हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ब्लेक ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? पौधों की उन सुंदर कतारों को निहारते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ। ब्लेक ने बड़े ही अपनेपन से कहा, जितना जी चाहे सब्जियां तोड़ लो, मैं शेफ से कहकर इन्हें पकवा दूंगा। इतना कहकर उसने एक टुकड़ा उठाया। ब्लेक ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। कोई इतना चालाक होकर भी इतनी प्यारी मुस्कान कैसे दे सकता है?
खैर, मैं भी पीछे हटने वाली नहीं थी। आखिर मेरा मुंह दुनिया की सबसे तीखी सॉस झेलने के लिए ट्रेंड जो है, आज तो मैं इसे दिखाकर रहूंगी। मैं न केवल इसे खाऊंगी बल्कि इसका मजा भी लूंगी, फिर देखते हैं कौन हंसता है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अचानक एक आवाज गूंजी, योर हाइनेस। सरपानिया वहां एडमंड के साथ आ पहुंची थी। ब्लेक ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आगे बढ़ी और बोली, आपने ही तो कहा था कि हम यहाँ बहुत समय बिताया करते थे। मैं यहाँ अपनी यादें वापस पाने की उम्मीद में आई थी, लेकिन इसे इतना छोटा और पुराना देखकर मैं दंग रह गई। उसने अपनी बात जारी रखी, महाराज वाकई बहुत बेरहम हैं। सिर्फ एक शाप की वजह से उन्होंने आपको ऐसे टूटे फूटे महल में भेज दिया। मुझे लगा था कि शाप टूटने के बाद ही उन्होंने आपको अपनाया होगा, पर यह तो बिल्कुल गलत है। मैं महाराज से बहुत निराश हूं। तभी एक सख्त आवाज ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया, मेरा साफ हुक्म था कि मेरी इजाजत के बिना अमोरिया कासल में कोई कदम न रखे। यहां से जाओ। ये सुनते ही एडमंड ने अपना सिर झुका लिया। एडमंड ने झुककर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस। लेकिन सरपानिया ने तुरंत सवाल दाग दिया, पर उस औरत का क्या? उसे यहां रहने की इजाजत क्यों है? सिर्फ मुझे ही बाहर क्यों निकाला जा रहा है? उसकी आवाज कांपने लगी। योर मैजेस्टी, क्या आप मुझसे ऊब गए हैं? मैं एंथिया हूं। मैंने ही आपका शाप तोड़ा है। आपको मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ब्लेक ने बड़ी बेरुखी से उसकी बात काटते हुए कहा, मेरी पत्नी का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनते ही वो हक्का बक्का रह गई। ब्लेक ने आगे कहा, तुम दावा करती हो कि तुम्हारी यादें जा चुकी हैं, तो फिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम ही एंथिया हो? वापस सीफिया पैलेस जाओ और इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। पहले कंफर्म करो कि क्या तुम वाकई वही हो। सरपानिया ने बहस करने की कोशिश की, पर एडमंड ने सख्ती से कहा, चलिए क्राउन प्रिंसेस। ब्लेक के दिमाग में उसकी बातें अभी भी हथौड़े की तरह बज रही थीं कि महाराज कितने बेरहम हैं, उन्होंने आपको एक शाप की वजह से यहाँ भेज दिया। लेकिन ये बातें उसे बिल्कुल खोखली लग रही थीं। ब्लेक ने सोचा कि असली एंथिया कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करती। उसे अपनी पुरानी यादें आने लगीं, जब एंथिया ने उससे कहा था कि अमोरिया कासल का नाम अमोरिया पर रखा गया है, जिसका मतलब है प्यार। महाराज आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने आपके लिए इस महल को चुना था। यह याद आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या सच में? उसने बात जारी रखते हुए कहा था, बिल्कुल, तभी तो वो मुझे अपनी बहू के तौर पर इतना प्यार देते हैं। ब्लेक ने खुद से कहा, महाराज आपसे प्यार करते हैं। उसने बड़ी सख्ती से ऊंची आवाज में बोला, भले ही याददाश्त चली जाए, पर किसी इंसान का स्वभाव इतना नहीं बदल सकता। अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है। जब तक सारे शक दूर नहीं हो जाते, उसे क्राउन प्रिंसेस कहकर बुलाना बंद करो। इसके बाद सरपानिया रिचर्ड के पास पहुंची। उसने पूछा, क्या बात है? वो सिसकते हुए बोली, सर रिचर्ड, मुझे नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। रिचर्ड ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है एंथिया, तुम पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। उसने रोते हुए फिर पूछा, तो फिर वो इतने रूखे क्यों हैं? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं? रिचर्ड ने बड़ी सावधानी से जवाब दिया, ये मुमकिन नहीं है, जब तक तुमने खुद उन्हें न बताया हो। ये सुनते ही वो बुरी तरह चौंक गई। पूरे 7 साल लग गए। अपनी पद प्रतिष्ठा छिनने और मौत के मुंह से बचकर यहां तक पहुंचने में मुझे पूरे 7 साल का लंबा समय लगा। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। असल में ड्यूक कार्सेल को काले जादूगर डोमोरम ने ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसके बाद उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद डोमोरम ने जेल में ही अपनी जान दे दी। उधर बेंस्टन उस शख्स की तलाश में था जिसने डोमोरम को उकसाया था। भले ही वो काफी टैलेंटेड था, पर अब वो किसी काम का नहीं रहा था। इसलिए मैं महाराज की नजरों से बचकर छिप गया। आखिरकार मैं मार्क्विस वेस्टन के परिवार का दामाद बनने में कामयाब रहा। वैसे भी किसी औरत का दिल जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही वेस्टन परिवार के पास अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। रईस लोग उनके अनाथालय के लिए जो डोनेशन देते थे, उससे काफी फंड जमा हो जाता था। तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, सर रिचर्ड, हमें अनाथालय के सामने एक बेहोश औरत मिली है। बस यहीं से उसकी एंट्री हुई, वही एंथिया जिसकी याददाश्त जा चुकी थी। रिचर्ड ने मन ही मन एक कुटिल सोच के साथ सोचा, लगता है रोशनी की देवी वाकई मेरे साथ है। शायद याददाश्त चले जाने की वजह से वो काफी सुस्त और डल हो गई है। पर फिर भी सम्राट उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, तो भविष्य में कभी न कभी वो मेरे काम जरूर आएगी। सरपानिया ने कहा कि माना वो थोड़ी थका देने वाली है, पर उसी की बदौलत अब मैं महल में बेरोक टोक आ जा सकती हूँ। उसने आगे कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सर रिचर्ड। रिचर्ड ने उसकी ओर झुकते हुए जवाब दिया, हाँ एंथिया, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा होने के लिए क्राउन प्रिंस का रास्ते से हटना जरूरी है।
इस पर उसने कहा, मुझे पता है। रिचर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम वो ड्रग मिला रही हो? वही ड्रग जो मैंने तुम्हें क्राउन प्रिंस के खाने में धीरे धीरे मिलाने के लिए दी थी? उसे शक हुआ कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। सरपानिया ने सच बताते हुए कहा, ओह, सच तो ये है कि अभी तक मुझे हिज मैजेस्टी के साथ खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर रिचर्ड हैरान रह गया। क्या? उसने चिढ़ते हुए अपनी मुट्ठी भींची और कहा, हिज मैजेस्टी हमेशा उस रोज नाम की औरत के साथ रहते हैं। रिचर्ड ने गहरी सोच में डूबकर बड़बड़ाया, रोज? रिचर्ड ये सुनकर दंग रह गया कि एंथिया के लौटने के बाद भी क्राउन प्रिंस ने उसके साथ एक बार भी खाना नहीं खाया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, पर उसने खुद से कहा कि मैं यहां हार नहीं मान सकता। उसने उसे सहलाते हुए उकसाया, वो वाकई में गिरा हुआ इंसान है। तुम्हारे गायब होते ही वो तुम्हारी बहन के पीछे पड़ गया था, और अब देखो, अब तो वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं रहा, क्योंकि वो किसी दूसरी औरत के जादू में पूरी तरह फंसा हुआ है। उसने झूठ का जाल बुनते हुए आगे कहा, जब तुम डोर ऑफ डार्कनेस के पीछे अपनी जान की लड़ाई लड़ रही थी, तब ये जनाब ऐशो आराम कर रहे थे और पार्टियां मना रहे थे, जैसे उन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही न हो। शाप से आजाद होते ही वो खुशी में ऐसे डूबे कि तुम्हें पूरी तरह भूल गए। सरपानिया ने दुखी होकर कहा, मुझे पता है, आपने बताया था कि कैसे क्राउन प्रिंस की वजह से आपके परिवार को गलत तरीके से मार दिया गया। रिचर्ड ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल सही। अपनी गद्दी पक्की करने के लिए उसने मेरे परिवार की कुर्बानी दे दी, इसीलिए हमें बदला लेना ही होगा। अगर वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा है तो तुम्हें उसके बजाय सीधे सम्राट के पास जाना चाहिए। रिचर्ड ने उसे उकसाते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके क्राउन प्रिंस का काम तमाम कर देना चाहिए। फिर उसने फ्लोरेंस पैलेस की भव्यता को देखते हुए सोचा कि ये आज भी पहले की तरह ही शानदार है। उसके मन में कड़वाहट थी कि अगर वो वेंस्टन के परिवार में पैदा हुआ होता तो ये सब कुछ उसका होता, लेकिन उसे यकीन था कि जैसे ही क्राउन प्रिंस रास्ते से हटेगा, वारिस की गद्दी उसे वापस मिल जाएगी। उसने पूरे जोश के साथ अपनी मुट्ठी भींची और खुद से वादा किया कि वो अपनी किस्मत फिर से हासिल करके रहेगा। तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने धीरे से कहा, ये औरत कौन है और ये क्राउन प्रिंस के महल की तरफ क्यों जा रही है? उसके चेहरे के दागों को देखकर उसे अंदाजा हुआ कि ये जरूर वही लड़की है जिसे राजकुमार कहीं से उठाकर लाया है। उसने मजाक उड़ाते हुए सोचा कि शायद राजकुमार को अब मॉन्स्टर्स इकट्ठा करने का शौक चढ़ गया है, क्योंकि वो खुद भी तो पहले वैसा ही था। पर फिर उसके दिमाग की बत्ती जली कि अगर राजकुमार को इसकी परवाह है तो ये लड़की कभी न कभी उसके काम आ सकती है। यही सोचकर वो उसके पास पहुंचा और आवाज दी, ए रुको। लड़की मुड़ी तो उसने पूछा, क्या तुम इस महल की कोई मेड हो? एंथिया उसे देखकर काफी अलर्ट हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रिचर्ड की इंटेलिजेंस और जानकारी जुटाने की काबिलियत कितनी खतरनाक है। एंथिया के मन में तुरंत ख्याल आया कि जब इसे सब पता है तो फिर ये नाटक क्यों कर रहा है। उसे पक्का यकीन था कि रिचर्ड उसके पास सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो क्राउन प्रिंस के काफी करीब है। उसने बड़े प्यार से ऑफर दिया, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वो फिर से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम महल के बाहर भी कहीं चल सकते हैं। ये सुनकर उसने मन ही मन सोचा, हाँ, इसे कितना घमंड है कि ये किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है। ये बिल्कुल नहीं बदला, कितना नीच इंसान है। रिचर्ड पीछे से आवाजें देता रहा, अरे रुको, सुनो तो। पर वो बिना एक शब्द बोले वहां से चल दी। उसने उसकी बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया और बस आगे बढ़ती रही। रिचर्ड चिल्लाता रह गया, रुको, मेरी बात तो सुनो। पर वो जा चुकी थी। महल के अंदर पहुंचकर उसने एक ठंडी आह भरी। उसका मूड बिना वजह खराब हो गया था, पर उसने सोचा कि छोड़ो, इस बारे में सोचकर क्या फायदा। उसने किसी तरह बैंड्स पर कुछ किताबें तो ढूंढ ली थीं, लेकिन लैंग्वेज स्किल्स की कमी की वजह से उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। जरूरत पड़ी तो वो ब्लेक से पूछेगी या फिर इंपीरियल मैजिशियन से मदद लेगी। वो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगी। तभी वहां एडमंड आया और बोला, हेलो लेडी रोज। नमस्ते, उसने बड़े अदब से जवाब दिया। फिर कागज पर लिखकर पूछा, क्या आप ड्रिल हॉल जा रहे हैं? एडमंड ने बताया, मैंने सुना है कि फाउंडेशन डे पास आने की वजह से ऑर्डर ऑफ नाइट्स को कुछ छुट्टियां मिली हैं। इस पर वो उत्साह से भर गई और बोली, सही बात है, पर इंपीरियल ऑर्डर के कमांडर को तो अपनी बॉडी एकदम फिट रखनी ही चाहिए। उसने तारीफ करते हुए कहा, आप वाकई कमाल हैं। पर उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अरे नहीं, ये तो बस मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। तभी अचानक ब्लेक वहां पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। उसने पूछा, तुम दोनों इतनी खुशी खुशी क्या बातें कर रहे हो? रोज उसकी तरफ मुड़ी और एडमंड ने झुककर सम्मान दिया, योर हाइनेस। रोज ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर एडमंड आज भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज उनकी छुट्टी है, फिर भी वो ट्रेनिंग मिस नहीं करना चाहते। है ना, ये कमाल की बात।
राजकुमार ने एडमंड की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है। सच कहूं तो मैं भी ट्रेनिंग के बारे में ही सोच रहा था। आजकल मेरी बॉडी थोड़ी सुस्त महसूस हो रही है। काफी समय हो गया है, क्यों ना थोड़ा 2-2 हाथ यानी स्पारिंग हो जाए। ये सुनते ही एडमंड एक्साइटेड होकर बोला, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इधर एंथिया तो दंग रह गई। क्या, अचानक स्पारिंग? वो भी सीधा इंपीरियल नाइट कमांडर एडमंड के खिलाफ? एंथिया के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ब्लेक ठीक रहेगा? वे सभी ट्रेनिंग हॉल पहुंचे, जहां मौजूद नाइट्स आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। एक ने धीरे से कहा, जमाना बीत गया हिज हाइनेस की तलवारबाजी देखे हुए। दूसरे ने जवाब दिया, सही कह रहे हो, और ऊपर से मुकाबला भी सीधा एडमंड के साथ है। एक और नाइट बोला, भाई, मैं तो इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। महाराज के बाद आज तक कोई एडमंड के सामने टिक नहीं पाया है। ये सुनकर एंथिया सोच में पड़ गई कि ये कौन से महाराज की बात कर रहे हैं। खैर, मैच शुरू होने ही वाला था। हाथ में तलवार थामे ब्लेक ने कहा, एडमंड, बहुत समय हो गया, चलो अब मैच शुरू करते हैं। दूसरी तरफ इंपीरियल चेंबर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। सम्राट ने अंदर से ही आवाज दी, क्या बात है? मुझे अभी बहुत से काम निपटाने हैं, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो। तभी अचानक दरवाजा खुला और सरपानिया अंदर भागते हुए आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सम्राट अपनी जगह से उछल पड़े और घबराकर पूछा, एंथिया, क्या हुआ? क्या कोई बात हो गई? उन्होंने बड़े प्यार से कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या बात है। वो सिसकते हुए बोली, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। हिज हाइनेस मुझे पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे। रोते रोते सम्राट के करीब जाते हुए वो बोली, हर कोई मुझसे नफरत करता है। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जरा शांत हो जाओ और शुरू से पूरी बात बताओ। उसके कंधे कांप रहे थे और सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने शिकायत की, मेलिसा जो हेड मेड है और यहां तक कि हेड बटलर भी, सब एक जैसे ही हैं। कल जब मैं हिज हाइनेस से मिलने की कोशिश कर रही थी तो इन लोगों ने मेरा रास्ता रोक दिया। सम्राट ने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, वे लोग ऐसा करेंगे, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। जरूर कोई न कोई गलतफहमी हुई होगी। पर वो अपनी बात पर अड़ी रही और रोते हुए बोली, मेरी छोटी बहन भी मुझसे मिलने से मना कर रही है। सम्राट ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, डायना अभी अपने जरूरी एग्जाम्स में बिजी है। जैसे ही उसके एग्जाम्स खत्म होंगे हम उससे कांटेक्ट करेंगे। ये सुनते ही वो भड़क गई और चिल्लाई, योर मैजेस्टी, आप हमेशा दूसरों की साइड क्यों लेते हैं? उन्होंने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। तुम फ्लोरेंस पैलेस के सभी लोगों पर भरोसा कर सकती हो। लेकिन वो झटके से खड़ी हो गई और बोली, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव होगा तो मैं कभी वापस नहीं आती। प्लीज मत रोइए। मैंने तो अभी तक हिज हाइनेस के साथ एक बार भी खाना नहीं खाया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसके गालों से आंसू छलक पड़े। मैं पूरे 7 साल बाद वापस आई हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। हिज हाइनेस मुझसे नफरत करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है, एम्परर ने उसे तसल्ली दी। ये पक्का बस कोई गलत फहमी होगी। आखिरकार काफी लंबा वक्त बीत गया है ना। मैं ब्लेक से बात करूंगा। सच में? उसकी आवाज उम्मीद से कांप उठी और उन्होंने उसे पक्का भरोसा दिलाया। हाँ, उसने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी। लेकिन उसके होठों पर मुस्कान होने के बावजूद एम्परर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे चीजें इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? उन्हें पता था कि एंथिया ने मेलिसा और हंस दोनों पर झूठा इल्जाम लगाया था, सिचुएशन को पूरी तरह से अपनी मनगढ़ंत कहानी के हिसाब से मोड़ दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर पछतावे का एक कतरा भी नहीं था। वो हैरान थे कि आखिर पिछले 7 सालों में इसके साथ ऐसा क्या हो गया। किस चीज ने इस बच्ची की वो मासूमियत और चमक छीन ली? उन्होंने उसे प्यार से थपथपाया और मन ही मन सोचा, ये मेरी गलती है, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। ये किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी गलती है। इसी बीच वो ड्यूएल अभी भी जारी रहता है और पलक झपकते ही हिज हाइनेस की स्वॉर्ड्समैनशिप के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। यहां तक कि सर एडमंड, जो आमतौर पर काफी शांत और अडिग रहते हैं, वो भी पूरी तरह से आउट ऑफ बैलेंस हो चुके थे। आसपास खड़ी भीड़ कानाफूसी कर रही थी। एक ने हैरानी से कहा, मैंने नाइट कमांडर को इस तरह गिरते हुए कभी नहीं देखा। किसी दूसरे ने भी हामी भरी, मैंने भी नहीं। वो हमेशा से ही अपनी गजब की स्पीड और बाकी सबकी तुलना में कहीं ज्यादा मेहनत के लिए जाने जाते थे। किसी ने भीड़ में से टिप्पणी की। और अब लाइट की शक्ति के साथ तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। दूर खड़ी एंथिया ये सब देख रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ब्लेक, मेरे बिना ये कितना बदल गया है, कितना बड़ा हो गया है। उसने एक घूंट भरते हुए सोचा, मेरा वो प्यारा सा बनी हस्बैंड अब कहाँ रहा।
उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। ये तो अब एकदम मर्दाना हो गया है। एडमंड ब्लेक ने स्थिर आवाज में बुलाया, क्या तुम जारी रखना चाहोगे? एडमंड फिर से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, जी योर हाइनेस। बिल्कुल, ब्लेक ने जवाब दिया। ठीक है। इतना कहते ही वो झपट्टा मारता है और वो चिंगारियां फिर से हवा में तैरने लगती हैं। उनकी तलवारें आपस में टकराती हैं। इतनी मार खाने के बाद भी वो बार बार उठ खड़ा हो रहा है। ये वाकई में गजब है। एंथिया मन ही मन सोचने लगी, क्या ब्लेक वाकई इतना ताकतवर हो गया है? उसे लगा कि अब उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन तभी ब्लेक के एक तेज अटैक के साथ एडमंड फिर से नीचे गिर पड़े। एंथिया जल्दी से उनके पास दौड़ी। सर एडमंड, क्या आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने चिंता जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब आपको यहीं रुक जाना चाहिए। नाइट कमांडर होकर अगर मैं चोटिल हो गया तो क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूं, एडमंड ने दृढ़ता के साथ कहा। मुझे इस दर्द को सहना ही होगा। हिज हाइनेस के साथ स्पारिंग करने का मौका रोज रोज नहीं मिलता और मुझे इस ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। ये देखकर ब्लेक एक पल के लिए शांत खड़ा रहा और फिर अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और कराहने लगा। एंथिया घबराकर उसके पास पहुंची और उसका हाथ थाम लिया। योर हाइनेस, क्या हुआ? कहाँ चोट लगी है? ब्लेक ने दर्द से अपना चेहरा सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, मेरी कलाई। तभी एक नाइट चिल्ला पड़ा, योर हाइनेस, क्या आपकी कलाई में चोट लग गई है? पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो गई। कोई चिल्ला रहा था, हिज हाइनेस घायल हो गए हैं, तो कोई कह रहा था, वो गिर गए हैं, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। नहीं नहीं, ब्लेक ने तेजी से सांस लेते हुए कहा और पूरी हलचल को नजरअंदाज कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूं। और इतना कहकर उसने एंथिया को अपनी बाहों में भर लिया। उसके इस अचानक अंदाज से एंथिया का चेहरा लाल हो गया। वो पूरी तरह हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। तभी ब्लेक ने सबको हुक्म देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम सब अभी के अभी यहां से चले जाओ। ये समझते ही कि मामला क्या है, सारे नाइट्स और वहां खड़ी भीड़ ने फटाफट सिर झुकाया और वहां से खिसकने लगे। एडमंड ने भी सिर झुकाते हुए कहा, जी बिल्कुल योर हाइनेस, हम अभी यहां से निकलते हैं। जाते जाते उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई जल्दी करो, यहां से चलो। एंथिया सोच में पड़ गई, आखिर सब लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं? सब के सब अचानक यहां से क्यों जा रहे हैं? ये सोचते हुए वो ब्लेक के और करीब गई। उसने चिंता के साथ पूछा, योर हाइनेस, क्या आपकी कलाई वाकई ठीक है? उसने नीचे उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो कुछ बता ही न रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बस अपनी आंखें झपकाईं। उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा बस दूसरों की ही परवाह करती हो, तुम्हें तो मुझमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ये सुनते ही एंथिया की सांसें जैसे अटक सी गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर धीमे से अपनी बात जोड़ी, तुम्हें मेरी भी चिंता करनी चाहिए। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो तो इसलिए क्योंकि तुम पहले से ही इतने ताकतवर हो। पर क्या तुम्हें सच में बहुत दर्द हो रहा है? दर्द तो हो रहा है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी और कुछ हिचकिचाहट भरी थी। एंथिया मन ही मन सोचने लगी, क्या वाकई उसे कहीं चोट लगी है? उसकी आंखों में अब चिंता और भी साफ दिखने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पारिंग के दौरान तलवार पकड़ते वक्त कोई गलती हो गई? ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। बावजूद इसके कि वो अपने विपक्षी के सामने तलवार थामे हुए, बेहतरीन तलवारबाजी के बावजूद सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। मुझे उन्हें पहले ही रोक देना चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। तभी ब्लेक ने कहा, मुझे लगता है अगर तुम मेरा हाथ ऐसे पकड़ोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसकी नजरों के तेवर बदल गए और वो गुस्से से लाल हो गई। वो पक्का नाटक कर रहा था। उसने जरूरत से ज्यादा दर्द का नाटक करते हुए कहा। इसमें जरा भी मजाक नहीं था। वो कांपते हुए चिल्लाई, मैं सच में परेशान थी। वो हंसा, हालांकि उसकी हंसी थोड़ी फीकी थी। मुझे माफ करना, लेकिन ये अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए परेशान होती हो। ऐसा मत कहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम बीमार नहीं पड़ सकते। ठीक है, वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, उसने उसके चेहरे को हल्के से सहलाते हुए कहा। तो मुझे ऐसा चेहरा मत दिखाओ, उसने बुदबुदाया। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। ठीक उसी वक्त एक नौकर वहां आया। ये रहे आप, योर हाइनेस, हांस ने कहा। हिज मैजेस्टी आपको बुला रहे हैं, ब्लेक ने जवाब दिया। उन्हें कह दो कि मैं अभी बिजी हूं, जल्द ही रोज के लेसन का समय होने वाला है। हिज मैजेस्टी, एंथिया ने हैरान होकर दोहराया। तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम जाओ, उसने कहा। लेकिन हमारे लेसन का क्या होगा? फिक्र मत करो, उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। मैं आज सुबह ही लाइब्रेरी होकर आ चुकी हूं। हम अपना लेसन आज रात में कर लेंगे। आज रात? उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और वो थोड़ा नरम पड़ गया। ठीक है,
चलो आज रात पढ़ते हैं, उसने एक मुस्कान के साथ कहा। कुछ देर बाद एक सुनसान हॉल में वो एम्परर के सामने बैठा हुआ था। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, योर मैजेस्टी? मैंने सुना है कि तुम एंथिया से काफी दूरी बनाए हुए हो, एम्परर ने बात छेड़ी। उसने जवाब दिया, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो औरत असल में एंथिया ही है, एम्परर ने सवाल किया। क्या तुम्हारा ये मानना है कि वो एंथिया नहीं है? उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। एम्परर ने फिर पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके स्वभाव में बदलाव आया है? ब्लेक ने पलटकर पूछा, क्या आपने भी इस पर गौर किया है, योर मैजेस्टी? एम्परर ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि वो पहले से काफी अलग है, लेकिन लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी कभी तो एक गहरा घाव या चोट इंसान को पूरी तरह से एक नया शख्स बना देती है। अंधेरे के उस दरवाजे के पीछे उसने जो समय बिताया है वो निश्चित रूप से काफी कठिन रहा होगा, एम्परर ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा। ब्लेक, तुम्हें उस बच्ची को स्वीकार करना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए, ब्लेक ने कहा। लेकिन बात सिर्फ उसके बर्ताव की नहीं है, ये तो उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई है। उसकी आंखें, उसके हाव भाव, चलने का अंदाज, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी, सब कुछ मुझे बहुत अजीब और पराया सा लगता है। और वो शख्स जो उसके साथ आया है, रिचर्ड, मुझे तो उसकी नीयत पर भी गहरा शक है। एम्परर ने गंभीरता से बात स्वीकार की। हो सकता है वो कोई बड़ी चाल चल रहा हो। मैं फिलहाल तो रिचर्ड की पूरी छानबीन कर ही रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, देखो, वो चालाक जरूर हो सकता है, लेकिन भाषा की पकड़ और जो पावर ऑफ लाइट उसके पास है, उसे कोई इतनी आसानी से नाटक करके नहीं दिखा सकता। ये बात तो तुम भी जानते हो। ब्लेक खामोश रहा तो एम्परर ने एक और रास्ता सुझाया, क्यों न तुम कम से कम उसके साथ एक बार बैठकर खाना ही खा लो? मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम लोग किसी सुकून भरे माहौल में बात करोगे तो शायद उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगें, और एक बार जब वो खुद को सहज महसूस करने लगेगी तो मुमकिन है कि वो फिर से पहले जैसी हो जाए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद ब्लेक ने कहा, जी योर मैजेस्टी, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन इसके बदले मेरी एक गुजारिश है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार रोज से मिलें, वो मेडन जिसे मैंने वैली ऑफ केओस में ढूंढा था। ये सुनते ही एम्परर गहरी सोच में डूब गए। रोज? एंथिया के जाने के बाद से तो ब्लेक ने किसी को भी अपने आसपास फटकने नहीं दिया था, लेकिन ये मेडन वो पहली ऐसी लड़की है जिसने ब्लेक में वाकई दिलचस्पी जगाई है। शुक्रिया योर मैजेस्टी। उसी दिन बाद में किचन का नज़ारा ही कुछ अजीब था। पूरा स्टाफ पैनिक मोड में था, जैसे पता नहीं क्या आफत आ गई हो। रोज वहां से गुजर रही थी तो उसकी नज़र उन पर पड़ी। किचन का एक स्टाफ मेंबर बुरी तरह घबराया हुआ पूछ रहा था, अब हम क्या करेंगे? मुसीबत खड़ी हो गई है। दूसरी मेड ने झल्लाकर जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, जो भी है हमें खुद ही सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। एंथिया ने सोचा, अभी तक तो उन्हें मील सर्व करना शुरू कर देना चाहिए था, इतनी देरी क्यों हो रही है? ये सोचते हुए वो थोड़ी और आगे बढ़ी। जैसे ही वो पास पहुंची, एक मेड ने झुककर उसे अभिवादन किया। एंथिया ने फौरन एक कागज उठाया और उस पर लिखा, क्या किचन में कोई दिक्कत है? मेड ने झिझकते हुए जवाब दिया, जी लेडी रोज, हमें हिज हाइनेस का खाना तैयार करना था, लेकिन बदकिस्मती से हमारा सू शेफ जख्मी हो गया है, और ऊपर से हेड शेफ और उनके असिस्टेंट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के लिए बाहर से सामान का इंतजाम करने गए हुए हैं, इसलिए काम बुरी तरह अटक गया है। वो अपनी मजबूरी बता ही रही थी कि एंथिया ने सुझाव दिया, मैं बना दूंगी। मेड की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आपको खाना बनाना आता है? आप सच में बनाओगी? तभी दूसरी मेड मुड़ी और पूछने लगी, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी क्या चर्चा चल रही है? पहली मेड ने फौरन टोका, हम बाहरी लोगों को किचन के अंदर नहीं आने दे सकते। लेकिन दूसरी मेड ने बात काटते हुए उसे समझाया, लेडी रोज कोई बाहरी नहीं है, वो हिज हाइनेस की गेस्ट हैं। पहली मेड ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, वैसे भी अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी कहाँ है, वैसे भी हमारे पास कोई और चारा तो है नहीं। चलो ये काम इसी पर छोड़ देते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारी जिम्मेदारी भी इसी की होगी, मेड ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो थोड़ा रौब दिखाते हुए एंथिया के पास आई और चेतावनी भरे अंदाज में बोली, देख लो, अगर काम में कोई ऊंच नीच हुई तो पूरी जवाबदेही तुम्हारी ही होगी। एंथिया ने शांत भाव से सिर हिला दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। पता नहीं मैं पहले जैसी परफेक्शन के साथ खाना बना पाऊंगी या नहीं, पर ब्लेक को तो भूखा नहीं छोड़ सकती, उसने मन ही मन सोचा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ी देर बाद एक शांत से कमरे में ब्लेक चाय की चुस्कियां ले रहा था, तभी सरपानिया और एंथिया वहां पहुंचे। जैसे ही मेड ने दरवाजा खोला, वो अंदर दाखिल हुई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अभिवादन किया, योर हाइनेस, आपका निमंत्रण पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा है मानो मैं कोई सपना देख रही हूं। बैठ जाओ, ब्लेक ने बस इतना ही कहा। सामने बैठने के बाद उसने उन्हें एक किताब दिखाई और बोली, ये चांग एम्पायर की एक किताब है।
इसका कंटेंट थोड़ा चैलेंजिंग है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अभी हमारा खाना आने में थोड़ी देर है, उसने आगे जोड़ा। क्यों न मैं आपको इसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊं? ब्लेक ने मना कर दिया। नहीं, तुम अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। ठीक है, कहते हुए वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो बिना किसी तुक के बस रैंडमली किताब पढ़ रही थी। ब्लेक मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन सोच रहा था, इसे तो बस अपनी भाषा की स्किल्स का दिखावा करना है। उसे लगा जैसे ये पल किसी टॉर्चर से कम नहीं था। वो तो बस रोज को याद कर रहा था। जब एंथिया ब्लेक के लिए खाना तैयार करने में जुटी थी तो एक मेड ने उसे टोका, लेडी रोज, हिज हाइनेस को मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी एक मेड ने उस डिश को देखकर तंज कसा। ये सब क्या है? क्या आप हिज हाइनेस को ये अजीब सा दिखने वाला खाना परोसना चाहती हैं? जुबान संभाल के बात करो, दूसरी ने उसे झिड़का। ये ईस्ट का खास पकवान है, किसी और ने बात जोड़ी। सही कहा, मैंने तो सुना है कि बचपन में हिज हाइनेस को ये ईस्टर्न डिशेस काफी पसंद थीं। मगर पहली मेड ने फिर मजाक उड़ाया। वो तब की बात है जब उनका टेस्ट इतना रिफाइंड नहीं था। अब वो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाते। उसने अपनी बात जारी रखी। मैंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान कभी उन्हें ईस्टर्न खाना छूते तक नहीं देखा है। इसे रहने ही दो, हटाओ इसे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। दूसरी मेड ने विरोध करते हुए कहा, हमें क्या पता, ये तो बीमारी की थाली भी हो सकती है। एंथिया को ये सुनकर अजीब लगा। क्या मजाक कर रही हो तुम? लेकिन उसने चेल्सी को आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया। कोई बात नहीं चेल्सी, उसने शांति से कहा। पर लेडी रोज, आपने तो इसे इतनी मेहनत से बनाया है, चेल्सी ने कहा। एंथिया ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, सच में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना। इसका एंडिंग मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा अलग स्टाइल में एक्सप्लेन किया है। और अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो मैं इस मनहवा को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा।